हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वाई ओमेंद्र चौहान। आज हम आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं। आज कराते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। देखते हैं सबसे पहले इसमें अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही पहली वीडियो में हमने पढ़ाया था अम्ल एवं क्षार के बारे में। इसमें वही कह रहे हैं, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, अर्थात लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे देखते हैं जनरल इक्वेशन, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, ये आपस में रिएक्शन करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, Na2O, Na धातु है, O ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड प्लस HCl, जो यहां पर क्या है, अम्ल है। HCl अम्ल है। जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ कराई जाती है तब हमें NaCl लवण के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। H2O जल के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार लवण व जल का निर्माण होता है। ये रही अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। आगे देखते हैं अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अभी अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया थी, अब है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड अर्थात अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले, क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। सेम धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ जो चीज बनाती है वही चीज क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, लवण व जल। लेकिन इसमें क्या होता है देखते हैं जनरल इक्वेशन। जैसे क्षारक, उसमें अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते थे, इसमें क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षारक है। अधात्विक ऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया करके Na2CO3 लवण बनाता है व जल H2O बनाता है। ये रही क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं तनुकरण की परिभाषा। तनुकरण क्या होता है? तनुकरण का मतलब होता है मुलायम। देखते हैं इसकी परिभाषा। जल में अम्ल या क्षार, जो जल होता है उसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई पर यूनिट आयतन में कमी हो जाती है, वॉल्यूम में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ये रही तनुकरण की परिभाषा। अब आगे देखते हैं पीएच पैमाना के बारे में। पीएच पैमाना को हम पीएच स्केल भी बोलते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नाम से ही पता चल रहा है पीएच। पी का मतलब यहां पे पावर होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। पी यहां पर छोटी लिखते हैं, एच बड़ी लिखते हैं, पी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, एच कैपिटल लेटर में लिखते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ
हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति, पावर। पीएच पैमाने की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन देखते हैं, इसमें किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, कोई विलयन होता है उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है, उसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। ये रही पीएच पैमाना की फर्स्ट डेफिनेशन। अब देखते हैं डेफिनेशन 2, सेकेंड। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक का मतलब माइनस लॉग, ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा रही पीएच स्केल की। अब देखते हैं नीचे पीएच वैल्यू निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो लिखा हुआ है, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस में 10 आधार में 10 H प्लस आयन। इसे बड़ी ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सांद्रता को प्रदर्शित करती है, बड़ी ब्रैकेट, बराबर लॉग बेस में 10 1/H प्लस आयन। ये सूत्र पीएच वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। सवाल में आयन अम्लीय है या विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसके लिए इस सूत्र का यूज करते हैं। इस सूत्र में देखते हैं ये जो माइनस है, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस, ये माइनस यहां पर है और यहां पर ये माइनस नहीं है। ये माइनस यहां से कैसे हटता है देखते हैं। एक सूत्र होता है लॉग m की पावर n, इधर लिख देते हैं हम, लॉग m की पावर n बराबर n log m। एक सूत्र होता है log m की पावर n, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, n log m। ये है सूत्र। इस सूत्र से ये माइनस यहां से हट जाता है। अब देखते हैं कैसे हटता है। यहां हम -1 लिख सकते हैं गुणा में। जब -1 लिखते हैं तो log h प्लस को हम m मान लेते हैं। log m, ये जो -1 होता है वो n के रूप में यहां पर आ जाता है, -1 यहां आ जाता है। जब यहां आ जाता है तो इस पद को हम क्या करते हैं, H प्लस आयन को बट्टे में भेज देते हैं। जब बट्टे में भेज देते हैं तो -1 +1 में चेंज हो जाता है और हम +1 लिखते नहीं है, इसलिए ये बट्टे में H प्लस आयन पहुंच जाते हैं और जो माइनस होता है वो यहां से चेंज हो जाता है। सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे देखते हैं नोट, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान, पीएच वैल्यू उतनी ही क्या होती है, कम होती है। जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। पॉइंट देखते हैं पहला, किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होगा। यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी अर्थात जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। देखते हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन कहलाता है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऊपर होता है, उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में ये विकल्प आते हैं, यदि पीएच वैल्यू 7 है तो विलयन कैसा होगा। यदि पीएच वैल्यू 7 होती है तब विलयन उदासीन होता है,
यदि पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तब विलयन अम्लीय होता है। यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो विलयन क्षारीय होता है। अब हम बात करते हैं निम्न विलयनों के पीएच मान के बारे में। देखते हैं विलयनों के पीएच मान कितने होते हैं। एक तरफ हम विलयन लिख लेते हैं, दूसरी तरफ लिख लेते हैं पीएच मान। जठर रस के विलयन का पीएच मान 1.1 होता है। नींबू का रस, इसके विलयन का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त जो ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। ये थे कुछ विलयनों के पीएच मान। अब देखते हैं आगे प्रबल अम्ल क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले प्रबल अम्ल की परिभाषा। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो आयन H+ अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब HCl को हम दो भागों में तोड़ते हैं H+ तथा Cl-, तो ये धनायन व ऋणायन में टूटता है। H+ आयन उत्पन्न करता है व Cl- आयन उत्पन्न करता है। तो HCl में जो H+ आयन होते हैं वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, अधिक संख्या में निकलते हैं, इसलिए HCl के लिए प्रबल अम्ल कहते हैं। इसी तरह H2SO4 जब धनायन व ऋणायन में टूटता है तो जो इसमें H+ आयन होते हैं वो अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, इसलिए H2SO4 के लिए भी प्रबल अम्ल कहते हैं। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है। देखते हैं दुर्बल अम्ल की परिभाषा। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के जस्ट अपोजिट उल्टा है उसके, वो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते थे प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे आयन को दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। जब ये धनायन व ऋणायन में टूटता है तो जो H+ आयन होते हैं इसमें वो कम संख्या में उत्पन्न होते हैं, इसलिए एसिटिक एसिड के लिए दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब देखते हैं प्रबल क्षार क्या होता है। प्रबल क्षार के बारे में परिभाषा देखते हैं प्रबल क्षार की। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH व KOH ये पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। अब आगे बात करते हैं दुर्बल क्षार के बारे में। परिभाषा देखते हैं दुर्बल क्षार की। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जो प्रबल क्षार थे ये पूर्णतः आयनित हो जाते थे जलीय विलयन में। दुर्बल क्षार जो होते हैं वो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है ये दुर्बल क्षार प्रबल क्षार के। जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं जलीय विलयन में उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं MgOH का होल 12 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार के उदाहरण है, क्योंकि ये जो आयन होते आयनों में नहीं टूटते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इसे दुर्बल क्षार
कहते हैं। अब आगे देखते हैं अम्लीय वर्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है अम्लीय वर्षा। देखते हैं अम्लीय वर्षा की परिभाषा। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। जो साधारण वर्षा होती है उसमें भी पीएच मान होता है, उसका मान अधिक होता है। जब पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ये थी अम्लीय वर्षा की डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। जो अम्लीय वर्षा होती है उसके क्या कुप्रभाव होते हैं, क्या बुरे प्रभाव होते हैं, देखते हैं। नंबर 1, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, जो एसिड रेन होती है उसका जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। जब एसिड रेन का पानी नदी के पानी में जाके मिल जाता है तो जो नदी का पीएच मान होता है वो कम हो जाता है, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारी जो रहते हैं, उसमें जो जीव जंतु जल में रहते हैं, निवास करते हैं, उनकी उत्तर जीवता कठिन हो जाती है, उनके जीवन यापन करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये एक अम्लीय वर्षा का बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं नंबर 2, दूसरा बुरा प्रभाव क्या है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है। जो विश्व विरासत ताजमहल सम्मिलित है विश्व विरासत में, उसका रंग भी हल्का होने लगा है, अर्थात काला पड़ने लगा है। वो अम्लीय वर्षा के कारण ही पड़ने लगा है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वर्षा में उपस्थित अम्ल जो होता है उससे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद क्या होता है, उसका रंग भद्दा होने लगा है। आगे बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें पीएच वैल्यू का क्या महत्व है, देखते हैं। नंबर 1, हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। जो हमारी बॉडी होती है उसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है, अर्थात गतिशील रहता है। नंबर 2 देखते हैं, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं उन्हें भी पीएच मान की आवश्यकता होती है। कैसे पीएच मान की आवश्यकता होती है, विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। नंबर 3 देखते हैं, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे जो मुंह होता है उसके अंदर भी पीएच मान होता है। पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। क्या होने लगता है, संक्षारित होने लगता है, अर्थात छूटने लगता है, खत्म होने लगता है। इनेमल किसे कहते हैं, जो दांतों पे सफेद रंग की परत चढ़ी हुई होती है उसे इनेमल बोलते हैं। यदि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है तो जो दांतों पे सफेद रंग का इनेमल होता है वो संक्षारित होने लगता है, छूटने लगता है। आगे देखते हैं नोट, इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी का डंक जो होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये रही आज की हमारी वीडियोज। यदि हमारी वीडियोज आपके लिए अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।